दोस्तों, भारत के इतिहास में बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी गई है। कुछ लड़ाइयां साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ी गई, जैसे सम्राट अशोक द्वारा कलिंग की लड़ाई। कुछ लड़ाइयां बाहरी ताकतों को खदेड़ने के लिए लड़ी गई, जैसे पृथ्वीराज चौहान द्वारा तराइन की लड़ाई। और कुछ लड़ाइयां मातृभूमि की रक्षा के लिए, जैसे पानीपत की तीसरी लड़ाई, जो कि मराठा साम्राज्य ने अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ लड़ी थी। आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही एक लड़ाई के बारे में बात करेंगे, जो कि आन बान शान और आत्मसम्मान के लिए लड़ी गई, जिसे हम हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, जो कि 16वीं शताब्दी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई थी, जिसमें मेवाड़ के सपूतों ने भारत के इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए अमर कर लिया। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहले हम बात करते हैं मेवाड़ साम्राज्य की, जो कि आज के दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित है। पहले इसकी राजधानी चित्तौड़गढ़ हुआ करती थी, लेकिन अकबर द्वारा चित्तौड़गढ़ को कैप्चर करने के बाद सन 1559 में महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने उदयपुर को इसकी नई राजधानी बना दिया। उस वक्त के मेवाड़ राज्य में आज के राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ जिले आते थे। राजस्थान के भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ जिले इसमें आते थे। मध्य प्रदेश के नीमच और मंदसौर जिले के गुजरात के भी कुछ इलाके इस साम्राज्य का हिस्सा थे। इसी मेवाड़ साम्राज्य में 9 मई 1540 को राणा उदय सिंह द्वितीय और जयवंता बाई के घर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। ये सिसोदिया वंश के राजपूत थे। इनके भाई का नाम जगमाल सिंह, शक्ति सिंह और विक्रम सिंह था। इनकी 2 बहनें भी थी, जिनका नाम चांद कंवर और मान कंवर था। इनके शौर्य की कहानियां बचपन से ही काफी प्रचलित थी और ये काफी बलशाली थे। 1572 में जब राणा उदय सिंह की मृत्यु हुई तो सक्सेशन के लिए काफी डिस्प्यूट हुए, क्योंकि उदय सिंह की दूसरी रानी धीराबाई चाहती थी कि उनके पुत्र कुंवर जयमाल सिंह को गद्दी पर बैठाया जाए। लेकिन राज दरबार में मंत्रियों और मिलिट्री जनरल्स के सपोर्ट के कारण और महाराणा प्रताप के सबसे बड़े पुत्र होने के कारण उनको ही सिंहासन पर बैठाने का फैसला किया गया और 15 फरवरी 1572 को उन्होंने राजगद्दी संभाली और मेवाड़ के 54वें यानी 54th सिसोदिया क्लैन के राजा बने। जिस समय महाराणा प्रताप ने गद्दी संभाली, उसी वक्त उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य भी अपना विस्तार कर रहा था। अकबर मुगल साम्राज्य का सम्राट था और वो बाबर, जिसने मुगल साम्राज्य की भारत में स्थापना करी थी, उसका पोता था। अकबर बहुत सारे राज्यों को मुगल साम्राज्य के अंदर लेकर आ गया था। इसके लिए उसने पहले डिप्लोमेसी का तरीका चुना। अगर फिर भी कोई राज्य उसके अधीन नहीं आता तो वह उनको मिलिट्री कैंपेन्स के जरिए कैप्चर कर लेता था। मेवाड़ ही एक ऐसा साम्राज्य बचा था जो कि मुगल साम्राज्य के अंदर शामिल नहीं हुआ था। मेवाड़ के आसपास के जगह जैसे चित्तौड़, बदनौर, शाहपुरा और रायला भी मुगलों ने अपने अधीन ले लिए थे, जिससे मेवाड़ के ऊपर भी बहुत प्रेशर पड़ना शुरू हो चुका था। अब हम जानते हैं कि अकबर क्यों मेवाड़ को अपने अधीन लाना चाहता था। इसके पीछे 2 मुख्य वजह थी। पहली, अकबर की इंपीरियल पॉलिसी, जिसके तहत वो राजपूतों को अपने अधीन लाना चाहता था, क्योंकि इकलौते राजपूत साम्राज्य ही थे जो मुगल साम्राज्य के विस्तार को रोकने में सामर्थ्य थे। लेकिन वे आपस में ही काफी बटे हुए थे और इसी का फायदा अकबर ने भरपूर तरीके से उठाया। जैसे कुछ को उसने ट्रीटीज के जरिए अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया, कुछ राज्यों ने अपने आप ही उसकी सोवरेनिटी को स्वीकार कर लिया और कुछ राज्यों से उसने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। दूसरी वजह मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिलाने की ये थी कि मेवाड़ की जियो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण थी अकबर के लिए। दरअसल अकबर मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा को गुजरात से जोड़ना चाहता था, जो कि बंदरगाहों के लिए काफी महत्वपूर्ण था, जिससे मुगल साम्राज्य के लिए ट्रेड एंड कॉमर्स काफी आसान हो जाता और उनके लिए मालवा और दक्कन में किसी भी विद्रोह को रोकने के लिए मिलिट्री कैंपेनिंग भी बहुत हद तक आसान हो जाती। और मेवाड़ अकबर के इस सपने में बफर स्टेट का काम कर रहा था और वो मुगलों की अधीनता भी स्वीकार नहीं कर रहा था। अकबर मेवाड़ को मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के जरिए अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने मेवाड़ को संधि प्रस्ताव भेजे और वो चाहता था कि महाराणा प्रताप उसकी सोवरेनिटी को खुद ही स्वीकार कर ले। 1572 से 1576 के बीच में उसने अपने 4 डेलीगेशंस मेवाड़ भेजे। पहला डेलीगेशन उसने 1572 में जलाल खान के नेतृत्व में भेजा, लेकिन कोई बात नहीं बन पाई। इसके बाद अकबर ने मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल के नेतृत्व में 3 अलग अलग डेलीगेशन फिर भेजे, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं बन पाई। इन सभी डेलीगेशंस का सिर्फ एक ही मकसद था कि मेवाड़ मुगल सल्तनत की हुकूमत को मान ले।
इसके लिए अकबर ने महाराणा प्रताप को काफी लालच दिए, लेकिन उनके सभी ऑफर्स प्रताप ने हंसते हंसते ठुकरा दिए, क्योंकि उनको अपनी मातृभूमि से अत्यधिक प्रेम था। मेवाड़ के सारे सीमावर्ती इलाके मुगलों के अधीन आ चुके थे और इस वजह से मेवाड़ की फाइनेंशियल सिचुएशन खराब होती जा रही थी और महाराणा प्रताप के ज्यादातर लॉयलिस्ट यानी वफादार अपने फायदे के लिए मुगलों के साथ जा मिले, उनसे हाथ मिला लिया, जिससे महाराणा प्रताप का पक्ष थोड़ा कमजोर पड़ने लगा। इन लोगों में प्रताप के छोटे भाई जगमाल सिंह भी थे, जो कि सत्ता छिन जाने के कारण मुगलों की तरफ चले गए थे और इसमें उनका साथ दिया था उनके भाई शक्ति सिंह ने भी। इधर अकबर ने भी महाराणा प्रताप को 2 चॉइसेस दे दी। पहली, उसकी सुवेरेनिटी को स्वीकार कर ले और अपनी जिंदगी शांतिपूर्ण तरीके से जिए, और दूसरी, अपनी आजादी को स्वीकार करे और कठिनाई भरी जिंदगी जिए। दूसरा ऑप्शन प्रताप के लिए चैलेंजिंग था, लेकिन फिर भी उन्होंने इसी को ही चुना और अपने साम्राज्य को मुगलों के अधीन नहीं करने का निर्णय लिया, जिसका परिणाम था हल्दी घाटी का युद्ध, जिसे अब बिल्कुल भी टाला नहीं जा सकता था। राजस्थान के राजसमंद जिले में खमनौर नाम का एक ट्राइबल विलेज है। यह युद्ध सक्रिय पहाड़ियों के बीच बलीचा और खमनौर के मैदान के बीच में बानस नदी तक लड़ा गया था। बलीचा और खमनौर के बीच की जगह को ही हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ की मिट्टी का रंग हल्दी की तरह पीला होने के कारण इस जगह को हल्दी घाटी कहा जाता है। महाराणा प्रताप की तरफ से हकीम खान सूरी उनकी फौज का नेतृत्व कर रहे थे और अकबर की तरफ से राजा मान सिंह, जो कि आमेर से थे। इस युद्ध में मुगलों के पास लगभग 10,000 की सेना थी, जिसमें 4,000 सैनिक राजा मान सिंह के क्लैन के थे, 1,000 सैनिक दूसरे हिंदू राजाओं की तरफ से और 5,000 सैनिक मुगल सेना की तरफ से थी, जो कि सीधे राजधानी से बुलाए गए थे। तो वहीं महाराणा प्रताप की सेना में लगभग 4,000 घुड़सवार सैनिक थे और लगभग 500 भील समुदाय के तीरंदाज भी थे। अगर हम मिलिट्री जनरल्स की बात करें तो हकीम खान सूरी के अलावा महाराणा प्रताप की सेना में और भी कई जनरल्स थे, जैसे राणा पूंजा भील, भामाशाह और उनके भाई ताराचंद, ग्वालियर के राजा राम शाह तोमर और उनके बेटे रामदास बदनौर, भीम सिंह डोडिया, झाला मान सिंह, झाला बिदा जैसे कमांडर भी थे। वहीं मुगल सेना में मान सिंह के अलावा जगन्नाथ कछवाहा, माधो सिंह कछवाहा, सैयद हाशिम, बहलूल खान और प्रताप के दोनों भाई जगमाल सिंह और शक्ति सिंह भी शामिल थे। इस युद्ध में मुगलों की तरफ से बदाऊनी भी शामिल हुए थे, जिन्होंने बाद में एक हल्दी घाटी के युद्ध के ऊपर एक किताब भी लिखी थी, जिसका नाम था मुंतखाब उत तवारीख। इस युद्ध में घोड़ों के अलावा हाथियों को भी उतारा गया था। महाराणा के घोड़े का नाम चेतक था। इनका एक प्रिय हाथी भी था, जिसका नाम राम प्रसाद था। राजा मान सिंह के हाथी का नाम मर्दाना था। 18 जून 1576 का वो दिन था जिस दिन युद्ध का बिगुल बज चुका था और मुगल फौज आगे बढ़ रही थी, लेकिन उनको महाराणा प्रताप की फौज ने सफलतापूर्वक रोक लिया था और घमासान युद्ध हुआ, जिसमें मुगलों की फौज भाग खड़ी हुई। यह देख मान सिंह घबरा गया और उसने तुरंत अपनी फौज को फिर से एकत्रित किया और इस बार वह हाथियों के साथ आगे बढ़ा। महाराणा प्रताप की तरफ से भी उनके 2 हाथी लूना और राम प्रसाद को मैदान में उतारा गया। अकेले राम प्रसाद ने ही मुगलों के 14 हाथियों को मार डाला। इसके बाद राम प्रसाद को पकड़ने के लिए मान सिंह ने अपने साथ सबसे मजबूत हाथियों से उसके लिए एक चक्रव्यूह तैयार किया और काफी मेहनत और मशक्कत के बाद राम प्रसाद को कैप्चर कर लिया गया। लूना को भी कैप्चर कर लिया गया था, लेकिन युद्ध अभी भी खत्म नहीं हुआ था। महाराणा प्रताप ने मान सिंह को मारने के लिए एक योजना बनाई, जिससे मुगल सेना में हाहाकार मच जाता है। महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर राम शाह, ताराचंद, राणा पूंजा और हकीम खान सूरी के साथ मुगल फौज को चीरते हुए आगे बढ़े और मान सिंह तक पहुंच गए। महाराणा प्रताप जी अपना भाला उठाकर जैसे ही मान सिंह की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तभी उनका घोड़ा चेतक घायल हो जाता है, जिस कारण उनका निशाना चूक गया और मान सिंह की जगह उनके महावत को वो भाला चीरता हुआ निकल गया। इतने में मान सिंह की मदद के लिए रिजर्व फोर्स भी आ गई थी, जिस कारण उनको पीछे हटना पड़ा और महाराणा प्रताप भी थोड़े घायल हो गए थे। राजपूतों की संख्या कम होने के कारण अब वो हार रहे थे। महाराणा प्रताप को समझा बुझाकर युद्ध के मैदान से दूर ले जाया गया और उनका मुकुट झाला बिदा ने पहन लिया उन मुगलों को गुमराह करने के लिए, जिससे मुगल उनको राणा समझने लगे। झाला बिदा बहुत देर तक युद्ध के मैदान में मुगलों का नाश करते रहे और आखिर में वो वीर गति को प्राप्त हो गए। इधर मौके की नजाकत को समझते हुए महाराणा प्रताप के साथी प्रताप जी को युद्ध के मैदान से निकाल चुके थे, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं जा पाए क्योंकि चेतक चोटिल हो गया था और बलीचा में उसने अपने प्राण त्याग दिए।
राणा का चेतक से इस तरह का प्रेम था कि जो इतना बलशाली राजा उसकी मृत्यु पर आंसू बहा रहा था। उन्होंने बलीचा में ही चेतक का अंतिम संस्कार किया और जंगलों में रहने लगे। आज भी बलीचा में चेतक का मेमोरियल आपको देखने को मिल जाएगा, जिसे हम चेतक स्मारक के नाम से जानते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं निकल पाया, क्योंकि अकबर महाराणा प्रताप को जिंदा या मुर्दा पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाया था। अकबर ने गोगुंडा फोर्ट, जो कि महाराणा प्रताप का बेस था, उस पर अपना अधिकार कर लिया और मेवाड़ के कई हिस्सों पर उसने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। राम प्रसाद को आगरा लाया गया और वहां उसे काफी शाही ठाट बाट से रखा गया। उसका नाम बदलकर पीर प्रसाद रख दिया गया, लेकिन उसने अपने मालिक की अनुपस्थिति में अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया। इस चीज को देखकर अकबर ने एक बार कहा था कि जिस राजा के जानवर उसकी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे, तो वो राजा क्यों उसकी अधीनता स्वीकार करेगा। राणा के लिए संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि महाराणा प्रताप ने जंगलों में रहते हुए गुरिल्ला वार के जरिए अपना संघर्ष जारी रखा। अपने इस संघर्ष के लिए उन्होंने कई यातनाएं सही, दर दर भटके, उन्होंने घास की रोटियां तक खाई, लेकिन अपने संघर्ष को मरते दम तक नहीं छोड़ा, क्योंकि उनके लिए अपनी मातृभूमि का प्रेम और अपना स्वाभिमान सर्वोपरि था। अपने अथक प्रयासों के जरिए उन्होंने अपनी खोई हुई टेरिटरीज को वापस पाना शुरू किया। उन्होंने चित्तौड़गढ़ और मंडलगढ़ को छोड़कर कुंभलगढ़, गोगुंडा और उदयपुर जैसे हिस्से वापस प्राप्त कर लिए और छावंद को अपनी नई राजधानी बनाई। कहते हैं उम्र की रफ्तार कभी रुकती नहीं और दुनिया में जो भी आया है उसको जाना ही है एक दिन। 19 जनवरी 1597 को वो दिन आया जिस दिन मेवाड़ का ये सपूत दुनिया को अलविदा कह गया। लेकिन महाराणा प्रताप अपने पीछे जो छोड़कर गए वो है एक लीगेसी, जिसको आने वाली पीढ़ियां कभी भूल नहीं पाएंगी। अपने तप, संघर्ष और बलिदान के कारण भारत माता का ये सपूत हमेशा इतिहास में अमर रहेगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद और ऐसी ही इतिहास से जुड़ी जानकारी से भरी और भी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।